सर स्क्रीन हाफ है, आधा कटा हुआ है। सर स्क्रीन हाफ नजर आ रही है। आप सही नजर आ रही है? नो सर। आप जी यस सर अब सर। ठीक है। तो हाफ स्क्रीन जितनी कंप्यूटर पे होनी वही नजर आनी है ना। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो आपका है ये बैक्टीरिया वो है क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज। तो क्लास्ट्रीडियम जो हैं ये दे आर वेल नोन एनारोबिक बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। और इनका जो मेजर करेक्टरिस्टिक है कि दे आर लार्ज रॉड्स। ये इनकी जो साइज़ आप देखें तो 3 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ तक ये होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो ये ग्राम पोस्टर्स हैं और ये स्ट्रेट रॉड की फॉर्म में होते हैं, लेकिन चंद एक स्पेशली क्लास्ट्रीडियम स्पायरोफॉर्म ये स्पाइरल या कर्व्ड रॉड होते हैं ये। तो ये क्योंकि एंडोस्पोर फार्मिंग है, तो ये जब ये एंडोस्पोर बना रहे होते हैं सेल, तो जब उस वक्त अगर इनकी स्टेनिंग की जाए तो ये बाकी सेल जो है वो डीकलोराइज हो जाता है। मींस दे डू नॉट टेक अप द क्रिस्टल वायलेट द ग्राम पॉजिटिव स्टेन, ठीक है। तो तब इनको फिर एंडोस्पोर स्टेनिंग करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि एंडोस्पोर है या नहीं है। तो ये इनका जैसे एक बेसिक कह लें करेक्टरिस्टिक है। और चूँकि ये एनारोबिक हैं तो बहुत सारी जो डिजीज़ ये काज करते हैं एनिमल में, तो वो डीप इन द टिश्यू ये कह लें इन्फेक्ट करते हैं और फिर गैंग्रीनस या नेक्रोटिक टाइप की ये लीजन्स काज करते हैं। बाकी इसकी जो पैथोजेनिसिटी वगैरह है वो आप थ्योरी में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए कि दीज आर ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक एंड एंडोस्पोर फार्मिंग। तो बाकी क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो एक मेजर पैथोजन है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये कैप्सूल कह लें प्रोड्यूसर है, बाकी सारे जो हैं वो नॉन कैप्सूल प्रोड्यूसर हैं। और जो बैक्टीरिया कैप्सूल प्रोड्यूस करने वाला होता है वो फिर नॉन मोटाइल भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस कैप्सूल बनाता है और ये फिर नॉन मोटाइल भी है, और बाकी जो हैं वो मोटाइल हैं और कैप्सूल प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ज़रा अपोजिट करेक्टरिस्टिक होता है, कैप्सूल फॉर्मेशन एंड मोटिलिटी या फ्लैजेला की जो प्रेजेंस है। क्योंकि ये एनारोबिक हैं तो ये आपको 2 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना पड़ेगा इनकी ग्रोथ के लिए। क्लास्ट्रीडियम की कुछ तकरीबन 200 से ज़ायद स्पीशीज़ हैं और इनमें तकरीबन जो 14 बैक्टीरिया जो हैं दे आर ऑफ वेटनरी इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट में दे आर फाउंड इन द सॉयल, फ्रेश वाटर, मैरीन, ठीक है। और एनिमल में ये एनिमल के जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स हैं उधर उनके ये नॉर्मल इनहेबिटेंट हैं, नॉर्मली उधर पाए जाते हैं। तो कुछ जो एनवायरनमेंट में है वो फिर एनिमल के जो वूंड्स होते हैं उनकी कंटेमिनेशन से इन्फेक्शन करते हैं, या फिर इंजेक्शन यानी कि वो जानवर उनको खाएगा और किसी भी तरह तब वो इन्फेक्शन काज करेंगे। तो स्पीशीज़ जैसे बताया बहुत सारी हैं, 14 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनमें भी क्लास्ट्रीडियम के नेक्स्ट टेबल एक बना हुआ है। तो ये आप ज़रा देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन फेमस जो है क्लास्ट्रीडियम टेटनाई, क्लास्ट्रीडियम बाचुलाइनम, फिर क्लास्ट्रीडियम शोवियाई, क्लास्ट्रीडियम नोवियाई और क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजन। इसकी आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो ये मेजर जो बैक्टीरिया हैं इनके ज़रा नाम पता होना चाहिए क्लास्ट्रीडिया के। इनकी आइसोलेशन के लिए जो स्पेसिमन हैं वो कहते हैं जी कि फ्रेश एनिमल जब रिसेंटली डेड एनिमल हो तो उनसे सैंपल लेना चाहिए। देर से सैंपल लेंगे तो क्या है कि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वो ओवर ग्रो कर जाते हैं, जो मीडिया है उसके ऊपर, या दूसरे जो कंटेमिनेंट हैं वो ग्रो कर जाते हैं। तो एनारोब तो वैसे ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो जब सैंपल भी अगर कंटेमिनेटेड होगा तो वो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेश सैंपल लेना चाहिए। और फिर टिश्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के टिश्यू लेने चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्वैब्स, क्योंकि स्वैब जो हैं वो दे आर मोर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट या ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। इसलिए टिश्यू लेना चाहिए प्रेफरेबली, ताकि उसके
सरफेस पे बैक्टीरिया किल भी हो जाए तो कम से कम उसके जो अंदर कह लें टिश्यू में बैक्टीरिया होंगे वो आप कह लें रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपने ज़रा स्पेसिमन कलेक्शन के हवाले से देखनी है। तो अगर स्वैब लेना ही कह लें ऑप्शन हो तो फिर कमर्शियली अवेलेबल स्वैब होते हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का मीडिया जिसे कैरी ब्लेयर मीडिया कहते हैं, कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो वो स्वैब लेने चाहिए ताकि सैंपल जो है वो मीडिया के अंदर रहेगा तो वो ऑक्सीजन को एक्सपोज नहीं होगा। और दूसरा ये जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया तो उनके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को के लेवल को भी कम रखते हैं और बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाता है। तो बाकी जो डायग्नोसिस के लिए ये तो स्पेसिमन के हवाले से आप ज़रा देखेंगे इसको कि भी स्पेसिमन आप जो आपने लेने हैं उसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो एक्सपोजर जो है एयर को कम से कम हो। तो कंटेनर जिनमें आपने स्पेसिमन रखना है वो भी ऑक्सीजन फ्री हो कंटेनर प्रेफरेबली, ठीक है। अदरवाइज भी ट्रांसपोर्ट मीडिया हो स्पेशल एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। उसकी एग्जांपल कैरी ब्लेयर मैंने ऊपर बताई आपको। फिर आ जाता है जी कि सैंपल ले लिया तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी आप कर सकते हैं। जैसे पहले बैक्टीरिया में मैंने बताया था कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या है कि आप टिश्यू के साथ स्पेसिमन क्या कहते हैं स्मीयर बनाएंगे, उसको फिर ग्राम स्टेन करें। तो इसका जो एक मेजर करेक्टरिस्टिक है क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज़ का कि ये दे आर क्वाइट लार्ज रॉड्स। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं राइट साइड पे ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर के या क्रिस्टल वायलेट कलर जो होता है तो ये लार्ज रॉड्स हैं। और उसके मुकाबले में जो लेफ़्ट साइड है इसमें अगर आप ज़रा गौर से देखें तो या जिधर ये कर्सर है तो ये एक ड्रम स्टिक अपीयरिंग रॉड है। तो ये बेसिकली इसकी वजह यह है कि ये चूँकि एंडोस्पोर फार्मिंग है और स्पोर भी ये टर्मिनल क्लास्ट्रीडियम टेटानाई इट प्रोड्यूस टर्मिनल स्पोर। तो उसकी वजह से ये ड्रम स्टिक अपीयरेंस एक करेक्टरिस्टिक है इसका कि अंडर माइक्रोस्कोप ही आपको ड्रम स्टिक की तरह नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एंडोस्पोर है और वो एंडोस्पोर इसको इसके जो मदर सेल उसको बल्ज आउट कर देता है। तो ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की एग्जांपल आपको दिखाई। फिर उसके कुछ करेक्टरिस्टिक बाकी फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक एक कह लें सीरोलॉजिकल टेस्ट है कि हर जो बैक्टीरिया है सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस जो होता है उसके अगेंस्ट बॉडीज अवेलेबल होती हैं। तो आप स्लाइड के ऊपर वो एंटीबॉडीज ऐड करेंगे तो वो एंटीबॉडी लेबल्ड होती हैं विद सम आई। तो अंडर जब आप देखेंगे तो आप जो आपका टारगेट बैक्टीरिया है दैट शुड बी क्या कहते हैं दैट शुड प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये इसके लिए आप लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपी बाय ग्राम स्टेनिंग या फिर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक भी परफॉर्म की जा सकती है। ये लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ग्रीनिश कलर के कह लें फ्लोरस कर रहे हैं बैक्टीरिया डॉट या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक से इनको किया गया है। तो इसमें आप यानी कि आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक कैन आल्सो बी परफॉर्म। तो मोस्टली ये टेक्निक कहने से कि कंफर्मेटरी होती है कि आप बाय जस्ट स्टेनिंग स्लाइड स्टेनिंग आप कह सकते हैं कि वहाँ बैक्टीरिया इसके अंदर। तो बाकी फिर अगर ज़रूरत हो आइसोलेट करने की बैक्टीरिया को इनप्योर तो एनरोबिक बैक्टीरिया है तो इसके जो मीडिया है वो आम मीडिया इसके लिए यूज़ नहीं किए जा सकते, स्पेशल मीडिया और वो यूज़ किए जाते हैं। अगर ब्लड एगर जैसे मोस्टली बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है ब्लड एगर, तो वो ब्लड जो कहते हैं कि ब्लड एगर या स्पेशली प्रिपेयर्ड हो यानी फ़ौरन प्रिपेयर करें और यूज़ करें या फिर वो ब्लड एगर उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किए गए हों। तो इसलिए लिखा है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड आर प्री रिड्यूस्ड ब्लड एगर सूटेबल फॉर आइसोलेशन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट काफ़ी सारे होते हैं, स्कॉर्बिक एसिड होता है, थायोग्लाइकोलेट फॉर्म आप कह सकते हैं कि ऐसे मीडिया जिनके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किए गए हैं वो यूज़ करने चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया।
और फिर जब मीडिया इसके प्रिपेयर कर किया जाता है तो उसको बाकी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर जो है ये आप लोगों को पता तो है कि भी क्लास हो रही होती है, फिर आप खाम का ये घंटी बजने देते हैं फ़ोन की, तो मैंने आप सबको म्यूट कर दिया, तो अदरवाइज लेक्चर पूरा करना मुश्किल हो जाना टाइम के अंदर। तो मीडिया की प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, या आप इधर से पढ़ भी सकते हैं कि जो मीडिया जैसे ब्लड डैगर है फ्रेशली प्रिपेयर करें, अगर पहले से प्रिपेयर किया हुआ है तो उसको फिर ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखें कि जहाँ पर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब ना हो सके, तो वो डेफिनेटली उसको हम कहते हैं टू कीप द मीडिया इन अंडर एनरोबिक कंडीशन। तो उसके लिए स्पेसिफिक एनरोबिक जार्स होते हैं जिनके अंदर आप खास किस्म के साशे ऐड किए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। फिर उनके अंदर एक कैटलिस्ट होता है, पैलिडियम कैटलिस्ट, तो वो हाइड्रोजन और वाटर को ऑक्सीजन को मिला के पानी बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही ऑक्सीजन को रिपेल करता है। तो इस एनवायरनमेंट में आपका जो वो मीडिया है वो कह लें स्टोर होना चाहिए। और बाकी एक एक कह लें एक रूटीन है कि जब ब्लड एगर हो या मैकॉनकी एगर, इसको भी आप साथ ही वो जो सैंपल है जो आपने एनरोबिक बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए लिया है उसको आप ब्लड एगर और मैकॉनकी एगर जो नॉर्मल है उसके ऊपर भी लगाएं, देखने के लिए कि इसके अंदर कंटेमिनेंट बैक्टीरिया का लोड कितना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली प्रिकॉशन भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी फॉर दी ग्रोथ ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया। तो जो स्पेसिफिक मीडिया हैं काफ़ी सारे हैं। तो जनरली जो दो मीडिया यूज़ किए जाते हैं वो हैं कुक्ड मीट ब्रॉथ एंड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। ठीक है, ये जो दो मीडिया हैं या आप एनरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपने क्या करना है कि जब ये आप मीडिया प्रिपेयर करें तो इमीडिएटली बिफोर इनोकुलेशन ऑफ द कुक्ड मीट ब्रॉथ या थायोग्लाइकोलेट मीडियम दे शुड बी बॉयल्ड टू एक्सपेल अब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन। या जब फ्रेश यूज़ करना है आपने तो उसको बॉयल करें और फ़ौरन उसको कूल करें एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे भी ऑक्सीजन का जो उसके अंदर है एक कंसनट्रेशन वो कम हो जाती है। और फिर एक प्रॉपर्टी है कि जो मोस्टली एनिमल के जो बैक्टीरिया हैं दे क्लास्ट्रीडिया जो हैं दे आर स्ट्रिक्टली एनरोबिक, तो उनकी ग्रोथ के लिए आपको जो है 10% तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना मस्ट है। तो जैसे मैंने पहले कहा, तो आप जो प्लेटें हैं जिनके ऊपर आपने ग्रोथ लगाई होगी या सैंपल लगाया होगा उसको आपने एनरोबिक जार, ये जैसे लिखा हुआ एनरोबिक जार विद कैटलिस्ट, एनरोबिक इंडिकेटर एंड envelope containing hydrogen oxide, उस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। ठीक है, तो वो एक एनरोबिक एनवायरनमेंट यानी फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर उनको आप एनरोबिक जार में उन प्लेटों को नहीं रखेंगे तो आप ये एनरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। तो ये एक जनरल आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया एनरोबिक है उसकी ग्रोथ काफ़ी टफ होती है। आपको सैंपल लेने से ग्रोथ आने तक सारा जो एनवायरनमेंट है वो एनरोबिक प्रोवाइड करना है। तो इसलिए एनरोबिक जार, एनरोबिक इंक्यूबेटर्स ये मस्ट होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। बाकी इन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई अब करना है, क्लास्ट्रीडिया को आइडेंटिफाई करना है, तो डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट हैं। ये आप टेबल आप देख रहे हैं इधर, कह लें कि डिफरेंट क्लास्ट्रीडिया और उनके कह लें जो टेस्ट हैं लेसिथिनेज, लाइपेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेलेटिन, डाइजेशन ऑफ केजिन, फिर इंडोर प्रोडक्शन और फर्मेंटेशन ऑफ डिफरेंट शुगर्स। ये सारे टेस्ट वन बाय वन परफॉर्म करने पड़ते हैं फॉर अल्टीमेट जो है कंफर्मेशन। लेकिन कुछ टेस्ट जो हैं वो कह लें काफ़ी करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो हैं एग यॉक मीडिया जो है उसके ऊपर इसकी ग्रोथ लगाई जाती है। तो एग यॉक मीडिया पे जो ग्रोथ है डिफरेंट क्लास्ट्रीडिया की वो बड़ी करेक्टरिस्टिक होती है। तो क्या करेक्टरिस्टिक है कि ऑन एग यॉक एगर द क्लास्ट्रीडिया विच प्रोड्यूस लेसिथिनेज एक्टिविटी, या वो बैक्टीरिया जो लेसिथिनेज प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं कि वो
एग योक मीडिया के अंदर लेसिथिन एक कहने प्रोटीन होती है, तो उसको डिग्रेड करेंगे, और लेसिथिन की जब डिग्रेडेशन होनी है तो उसकी वजह से ओपेक अपीयरेंस आती है। ठीक है, तो एक क्लास्ट्रीडिया जो कि लेसिथिनेज प्रोड्यूस करते हैं वो भी ओपेक अपीयरेंस देंगे, और वो क्लास्ट्रीडिया जो कि लाइपेज यानी लिपिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम लाइपेज या लेसिथिनेज हो या फिर लाइपेज हो, तो वो अपीयरेंस क्या देंगे, ओपेक या इरिडेसेंट एक अपीयरेंस होगी कॉलोनी के इर्द गिर्द। तो ये जैसे आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि प्लेट है, इसके ऊपर ये ग्रोथ है, तो उसके इर्द गिर्द एक हेजी सा या ओपेक सा जोन नज़र आ रहा है, तो ये इसको कहते हैं ओपेक ग्रोथ या इरिडेसेंट ग्रोथ। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है क्लास्ट्रीडिया की उन स्पीशीज़ का जो कि या तो लेसिथिनेज प्रोड्यूस करते हैं या फिर लाइपेज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल ज़रा याद रहे कि क्लास्ट्रीडियम बोचुलिनम टाइप सी, इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं ए बी सी ऐसे। तो क्लास्ट्रीडियम बोचुलिनम टाइप सी ऑन एग यॉक प्रोड्यूसेस ओपेक कॉलोनीज। ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है कि दे हैव आइदर लाइपेज और लेसिथिनेज। तो ये मीडिया याद रहना चाहिए कि एग योक मीडिया। ठीक है, और फिर आ जाता है एक लिटमस मिल्क मीडियम, यानी एक मिल्क मीडियम है जिसके अंदर लिटमस एक इंडिकेटर ऐड किया जाता है। इस मीडिया पे भी जो ग्रोथ है वो मुख्तलिफ क्लास्ट्रीडिया की मुख्तलिफ होती है, तो उससे भी इसकी आइडेंटिफिकेशन में कह लें एक आसानी होती है, या इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो उस टेस्ट को कहते हैं स्टॉर्मी फर्मेंटेशन, ठीक है, या स्टॉर्मी क्लॉट। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली इसमें कि एग्जांपल के तौर पर क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इनोकुलेटेड इनटू द लिटमस मिल्क मीडिया प्रोड्यूसेस द क्लासिकल स्टॉर्मी क्लॉट और स्टॉर्मी फर्मेंटेशन। तो होता क्या है बेसिकली जब ये बैक्टीरिया आप इनोकुलेट करते हैं तो मीडिया के अंदर होती है लैक्टोज, शुगर जो है लैक्टोज, उसको ये करते हैं फर्मेंट ये बैक्टीरिया। जब फर्मेंटेशन होगी तो फर्मेंटेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है एसिड। वो एसिड जो है वो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है केजिन प्रोटीन उसको करता है कोगुलेट या डिग्रेड। ठीक है, तो कोगुलेशन की वजह से वो जो है उसकी ना बड़ी एक करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस हो जाती है। जैसे एग यॉक को आप बॉयल करें तो वो उसकी एक कहने कोगुलेट होकर उसकी एक अपीयरेंस चेंज होती है। पहले वो कह लें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है, बाद में बॉइलिंग के बाद वो वाइट हो जाता है। तो इसी तरह ये भी जो केजिन है जब वो एसिड की वजह से कोगुलेट होगा तो वो एक डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेगा। और जो एसिड की प्रोडक्शन है उसको आप एक लिटमस पीएच इंडिकेटर उसके अंदर आपने ऐड किया और लिटमस मिल्क मीडिया के अंदर लिटमस, तो वो लिटमस जो है वो ब्लू से पिंक हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप अगर देखें ये अगली स्लाइड में है ये वाला लेफ्ट साइड पे, तो ये एक कह लें इसको कह सकते हैं कि स्टॉर्मी फर्मेंटेशन या स्टॉर्मी क्लॉट रिएक्शन क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के लिए किया गया है। जो लेफ्ट साइड वाली ट्यूब है ये कह लें अनइनोकुलेटेड ट्यूब है, यानी कि जो लिटमस मिल्क मीडिया है उसकी नॉर्मल अपीयरेंस इस तरह की होती है। तो जब आप उसके अंदर क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस ऐड करेंगे तो वो फर्मेंट करेगा लैक्टोज को, और लैक्टोज से बनेगी एसिड, और एसिड जो है वो केजिन प्रोटीन को करेगा डिग्रेड। तो ये जो आपको वाइट सी या कह लें जरा एक कर्डी सी अपीयरेंस नज़र आ रही है, इसी को कहते हैं स्टॉर्मी क्लॉट, क्लॉट बन गए। ठीक है, तो ये एक टेस्ट आपने याद रखना है कि स्टॉर्मी क्लॉट किसके लिए होता है, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इन जनरल और सॉरी क्लास्ट्रीडिया के लिए इन जनरल और स्पेशली क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो दो टेस्ट आपको बताए। इसके अलावा पहले जैसे आपको बताया कि एपीआई किट जो होती हैं ये बायोमेरियस कंपनी की, ये हर बैक्टीरिया के ग्रुप के लिए स्पेसिफिक कमर्शियली अवेलेबल हैं। तो अगर अकेले अकेले टेस्ट परफॉर्म करने मुश्किल हों तो ये किट बाय की जाती है, तो जो कि 25-30 हज़ार की होती है 25 टेस्ट। तो ये इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब एमफिल पीएचडी की रिसर्च हो तो स्टूडेंट भी इसको परचेज भी करते हैं। तो ये ज़रा टेस्ट आपने याद रखने हैं, रिएक्शन ऑन एग यॉक मीडिया और रिएक्शन ऑन लिटमस मिल्क मीडिया। ठीक है, तो इसी तरह ये एक और रिएक्शन है उसको कहते हैं नेगलर रिएक्शन।
ये आगे पेजेस हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, आपने भी यही करने हैं। ये सारा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इसको सारा नहीं पढ़ना आपने, जितना मैंने आपको ये बताया वो देखना है आपने। और एक जो इसका एक रिएक्शन है क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज़ के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं नेगुलर रिएक्शन, और एक है होता है केम्प टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो है ये आपको ज़रा पता होना चाहिए, इसकी डिटेल नीचे भी दी गई है, इसको आप पढ़ें। तो मेनली नेगुलर रिएक्शन क्या है कि इस रिएक्शन में क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस यूज़ किया जाता है। तो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो है ये इसके डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं वो ये प्रोड्यूस करता है। तो उसमें एक टॉक्सिन है अल्फ़ा टॉक्सिन। तो इस टेस्ट में अल्फ़ा टॉक्सिन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं या सीरा है वो रेज किए जाते हैं या बनाए जाते हैं पहले। तो अगर आपके पास सीरा अवेलेबल है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अननोन बैक्टीरिया वो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है या नहीं है। तो इसमें करते क्या हैं, ये एक कह लें एग यॉक मीडिया ही है जो पहले आपने यूज़ किया उसी तरह, लेकिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्से पे आप क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के अल्फ़ा टॉक्सिन के अगेंस्ट जो एंटी टॉक्सिन है वो आप कह लें स्प्रेड कर देते हैं, और दूसरी साइड जो राइट साइड है इधर आप वो स्प्रेड नहीं करते। तो जब आप सेंटर में क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस को अनाकुलेट करेंगे, ऐसे लाइन लगा के ऐसे अनाकुलेट करेंगे, तो इधर चूँकि इसके अंदर आपने ऑलरेडी एंटीटॉक्सिन ऐड किया हुआ है तो वो इसके अल्फ़ा टॉक्सिन जो कि लेसिथिनेज होता है बेसिकली नेचर में, तो वो क्या है वो इनहिबिट हो जाएगा, वो अपना रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन उसका क्या है, ओपेक जोन प्रोड्यूस करना, जैसे मैं शुरू में मैं बता के आया हूँ। तो राइट साइड पे क्योंकि आपने टॉक्सिन नहीं ऐड किया तो उधर ये ओपेक जोन प्रोड्यूस कर रहा है, और लेफ्ट पे ये जोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इससे साबित क्या होता है कि आपने स्पेसिफिकली इनहिबिट कर दिया है इसके जो लेसिथिनेज है या अल्फा टॉक्सिन है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको आपने इनहिबिट कर दिया, तो या दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये एक स्पेसिफिक के लिए रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं नेगुलर रिएक्शन, और ये क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस ये जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें यूज़ होता है। तो आप ये बायोकेमिकल टेस्ट में आप ये लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ नेगुलर रिएक्शन, हाउ इट इज़ यूज, तो इसका ये ब्रीफ सा प्रोसीजर नीचे दिया है, ये आप उसको पढ़ें। और फिर इसी तरह एक कैंप रिएक्शन है, ये क्लास्ट्रीडियम क्लास स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस में भी आप पढ़ के आए होंगे। तो ये दोबारा मैं कह लें रिपीट कर रहे हैं इसको कि और ये इस रिएक्शन को कहते हैं कैंप टेस्ट। कैंप कोई साइंटिस्ट है, मतलब उसने ये एक टेस्ट कह लें डिवाइस किया या बनाया। तो उसमें होता क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कह लें हेमोलिसिस जो है वो करते हैं पार्शल, और दूसरे जो बैक्टीरिया वो हेमोलिसिस करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो इस टेस्ट में होता क्या है कि आप ब्लड एगर प्लेट यूज़ करते हैं, और इसके ये जो सेंटर में लाइन लगाई है, ये स्ट्रीक की हुई है, ये है क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस को ऐसे स्ट्रीक करेंगे। ठीक है, और ऊपर वर्टिकली आपने स्ट्रीक करना है स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी। तो ये बड़े स्पेसिफिक इन्हें बैक्टीरिया ऐसे याद रखने हैं कि वर्टिकल स्ट्रीक करना है स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी को, और ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रीक करना है क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस को। और जहाँ ये दोनों आपस में कहने टच होंगे उधर अगर थोड़ी देर के बाद आफ्टर इंक्यूबेशन ऐसे ब्लैक कह लें एरो हेड अपीयर हो जाएं तो उसको कहते हैं कैंप रिएक्शन पॉजिटिव। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो ब्लैकिश अपीयरेंस आई है ये आई है ड्यू टू कंप्लीट हेमोलिसिस ऑफ द आरबीसी। तो होता क्या है नेचुरली कि जो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो है इसका अल्फा टॉक्सिन इट इज़ बेसिकली वीक हीमोलाइसिन, ये वीक हेमोलिसिस काज करता है। जैसे ये स्ट्रीक के इर्द गिर्द आपको हल्की हल्की हेमोलिसिस नज़र आ रही है, लेकिन जब स्ट्रेप्टोकोकस एक गैलेक्सी के साथ इसका ऐसे कनेक्शन होता है या दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस एक गैलेक्सी जो है वो एक ख़ास किस्म का फैक्टर या प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं कैंप फैक्टर। ठीक है, वो एक डिफ्यूजेबल प्रोटीन होती है, वो इससे रिलीज़ होती है और वो जाके दूसरे बैक्टीरिया के ख़ास किस्म के मालिक्यूल के साथ बाइंड करती है, और उसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया की जो पार्शली हेमोलाइज करने की एबिलिटी है वो इन्हांस होकर हो जाती है, कंप्लीट हेमोलिसिस करने की एबिलिटी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सादा लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि वीक hemolytic property of Clostridium perfringens is enhanced by the camp factor of Streptococcus agalacti। ठीक है, तो वो जो टेस्ट
जिसके अंदर ये जो एरो हेड अपीयरेंस आ रही है ऑफ कंप्लीट हेमोलिसिस, दैट इज कॉल्ड कैंप रिएक्शन। तो ये कैंप रिएक्शन जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी और स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन दो बैक्टीरिया के साथ भी किया जा सकता है, और इसी तरह क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के साथ भी किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक आपने ये ज़रा इसको कहें याद करना है कि ये टेस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये लेक्चर जो है आपको ये आधे घंटे का तकरीबन ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये आपको बाद में भी मिल जाएगा। अगर आपको कल आवाज़ नहीं आई सही तरह तो ये कम रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। तो एक चीज़ जो है ये डायग्राम्स सिंपली आप जस्ट पता हो, ये जैसे बड़ा क्लियर ड्रम स्टिक अपीयरेंस नज़र आ रही है डिफरेंट क्लास्ट्रीडिया की। तो ये ज़रा आपको याद रहना चाहिए कि दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स विच कैन बी टर्मिनल और सब टर्मिनल। तो उसकी वजह से ये इनकी बड़ी एक करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है, ये ज़रा पता होना चाहिए आपको। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं ज़रा कहने स्किप कर गया था जल्दी में, चूँकि 2 मिनट रहते हैं, वो है एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट। ये तो ये जस्ट बाकी पिछले बैक्टीरिया में भी आपको बता के आया था, पास्टरवेला मोल्टासिडा में भी एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट किया जाता है। तो ये क्लास्ट्रीडिया के लिए भी किए जाते हैं। तो इनकी डिटेल नहीं करनी ज़्यादा, सिंपली ये जितना कि मैंने हाईलाइट किया हो इसी को आपने देखना है। तो होता है क्या, एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट डिफरेंट क्लास्ट्रीडिया के लिए डिफरेंट ससेप्टेबल होस्ट हैं। तो जो कि गिनी पिग्स हो सकते हैं, माइस हो सकते हैं। तो इन एनिमल्स को आप इनोकुलेट करते हैं विद स्पेसिफिक क्लास्ट्रीडिया, डिपेंडिंग के कौन सा आप स्टडी करें। ज़्यादातर ये जो है किया जाता है क्लास्ट्रीडियम बोतुलिनम और क्लास्ट्रीडियम टेटानाई, ये जो 2 बैक्टीरिया हैं इनके लिए किया जाता है। तो हर एनिमल के हर बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक टॉक्सिन्स होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक इफेक्ट होते हैं। तो एक चीज़ ये इसलिए भी एनिमल को इनोकुलेट किया जाता है कि अगर स्पेसिमेन के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेंट हों तो आप सैंपल को एनिमल में लगा के आप एक किस्म का अपना जो टारगेट बैक्टीरिया उसको प्यूरीफाई करने के लिए भी इनोकुलेट करते हैं। और दूसरा ये, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि जिस सैंपल के अंदर क्लास्ट्रीडिया थोड़ा है अमाउंट में, तो उसको भी ज़रा बढ़ाने के लिए लैब एनिमल को इनोकुलेट किया जाता है। ये तो होगा एक रीज़न। और दूसरा है कि न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होते हैं। ये गालबन 3rd सेमेस्टर में आपने सीरोलॉजी में इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, जैसे एग यॉक मीडिया पे न्यूट्रलाइजेशन होती है अल्फा टॉक्सिन की बाय स्पेसिफिक एंटी टॉक्सिन। तो इसी तरह ख़ास किस्म के एंटीटॉक्सिन को आप सैंपल के साथ मिक्स करते हैं, और अगर सैंपल के अंदर ख़ास टॉक्सिन मौजूद होगा तो स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन उसको पहले इनहिबिट कर देगा। तो उसके बाद उस सस्पेंशन को आप एनिमल में लगा देते हैं। अगर एनिमल में साइन आ गए तो उसका मतलब क्या है कि टॉक्सिन न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, और अगर साइन ना आए तो मीन्स के टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो गया। तो कहें न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के लिए भी आप एनिमल इनोकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपको ज़रा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आप इसकी ऑडियो वीडियो चेक कर सकते हैं